नमस्ते प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए आधुनिक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है कुटिया में राजभवन और जिसके कवि हैं महान साहित्यकार राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म है वह 1886 में चिरगांव झांसी जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण करने का प्रयास किया था। साकेत और जय भारत इनकी दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। पंचवटी, झनकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। प्रस्तुत जो पद्य भाग है कुटिया में राजभवन, इसे साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है। यह जो साकेत काव्य है यह आधुनिक राम काव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। इस कविता में कवि ने सीता जी किस प्रकार वन में भी राज सुख भोग रही हैं, वह कुटिया में रहकर भी किस प्रकार आनंदित प्रफुल्लित हो रही हैं, किस प्रकार वह राज वैभव को भोग रही है, इसका उन्होंने सीता माता के जरिए बताने का प्रयास किया है। श्री रामचंद्र जी को अपने पिता के वचन पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। उस वक्त सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले जाते हैं। वहाँ वे पंचवटी जो वन है, पंचवटी में एक कुटिया बनाकर वहाँ पर वास करते हैं। उस वक्त सीता माता किस प्रकार उस वन के उस कुटिया में राज वैभव का सुख प्राप्त कर रहे हैं, यह उन्होंने सीता माता के मुख के द्वारा ही बताने का प्रयत्न किया है। कविता के भावार्थ को देखिए। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पाने पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर देखिए कुटिया का मतलब है छोटी सी झोपड़ी। राजभवन जहाँ पर राजा रानी वास करते हैं। मन भाया का मतलब क्या है, देखिए मन को अच्छा लगना। हाँ, मन को अच्छा लगना। यहाँ पर प्राणेश का मतलब है उसके पति, सम्राट का मतलब है राजा, सचिव का मतलब है मंत्री और आशीष का मतलब है आशीर्वाद, तुच्छ का मतलब है कोई मूल्य नहीं है। उसके पश्चात मृग का मतलब है हिरण और सिंह का मतलब है लायन। यहाँ पर देखिए सीता माता किस प्रकार कुटिया को ही अपना राजभवन मानकर वहाँ पर कितने सुख आराम चैन से जीवन यापन कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए कहती है मेरी कुटिया में ही मुझे राजभवन जैसा लग रहा है और वहाँ पर मेरा मन लग गया है, ऐसा सीता माता कहती हैं। जो वनवास में कुटिया बनाकर वहाँ पर वनवास करते हैं, उस कुटिया को ही उसने राजभवन बनाया है। उसने अपने कुटिया को ही राजभवन मानकर उसको वहाँ पर वह बहुत ही खुश है, आनंदित है, वहाँ पर उसका मन लग गया है। सम्राट स्वयं प्राणेश, अभी देखिए राजमहल में कोई राजा रहता है, सम्राट रहते हैं, तो यहाँ पर इस कुटिया के जो राजा हैं वह स्वयं उसके प्राणेश है। प्राणेश मतलब उसके पति श्री राम हैं और उसका जो सचिव है देवर है। सचिव मतलब मंत्री, उस राजमहल का मंत्री रहते हैं। उस राजमहल के मंत्री के रूप में इस कुटिया नामक राजमहल के मंत्री कौन है, उसके देवर लक्ष्मण हैं। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। जिस प्रकार राजभवनों में ऋषि मुनिगण राजाओं का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर हमेशा रहते हैं, वैसे ही यहाँ पर सीता माता को अपने आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा यहाँ पर ऋषि मुनिगण उनके पास आकर उनको आशीर्वाद दिया करते हैं। यहाँ पर धन का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर इस वन में धन का कोई भी मूल्य नहीं है, मगर यहाँ इतना धन भरा हुआ है। कौन सा धन देखिए, हीरे जवाहरात पैसों चांदी कुछ नहीं है, बल्कि वहाँ प्रकृति नामक जो धन है, हाँ, प्रकृति जो सुंदरता है, चाहे फूल हो, पत्ते हो, पशु हो, प्राणी हो या सौंदर्य है प्रकृति का, वही यहाँ का क्या है, संपत्ति है, वैभव है। ये यहाँ पर असंख्य मात्रा में भरा हुआ, अनलिमिटेड है।
यहाँ पर जो प्राकृतिक नामक जो धन है वो असंख्य मात्रा में यहाँ पर भरा हुआ है, मगर यहाँ पर धन का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं। यहाँ पर देखिए द्वेष भावना से रहित यहाँ पर वन में सारे लोग पशु पक्षी निवास करते हैं, ऐसा सीता माता को लगता है। जिस प्रकार शहरों में हो, नगरों में है, यहाँ पर देखिए जब श्री रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना किया उस वक्त किसी प्रकार का भेदभाव हो या फिर असमानता हो वहाँ पर नजर नहीं आता था। वैसे ही यहाँ पर इस कुटिया में भी वहाँ पर देखिए मृग और सिंह एक ही नदी के तट पर पानी पीते हैं। यहाँ पर तट का मतलब क्या है, किनारा, नदी, एक ही नदी के तट पर सिंह और मृग हिरण दोनों ही पानी पीते हैं। यहाँ पर द्वेष भावना नहीं है। सिंह क्या होते कि हिंसक प्राणी है और मृग जो है अहिंसक प्राणी है, मगर दोनों में स्नेह भावना है। दोनों में स्नेह भावना की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन न होकर बल्कि वहाँ एक मित्र बनकर मित्रता का व्यवहार सारे लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर द्वेष भावना से रहित यहाँ पर मैं सुखी हूँ, ऐसा सीता माता कहती हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया। यहाँ पर देखिए सीता माता यहाँ वन में आकर उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, उनको किसी प्रकार का हानि नहीं हुई है, बल्कि उनको लाभ ही प्राप्त हुआ है, उनको लाभ ही प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। क्योंकि उस कुटिया में उनका जो कुटिया नामक जो राजभवन है वहाँ पर उनका मन लग गया, ऐसा सीता माँ कहती हैं। दूसरा अनुच्छेद देखें, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास सुक्ति पालती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर देखिए उन्होंने स्वावलंबी जीवन का वर्णन इस पंक्तियों में करने का प्रयास किया है। देखें यहाँ पर जब सीता माता राजभवन में रहती थी तब उनका पालन पोषण करने के लिए, उनके सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे दास दासियाँ वहाँ पर रहते थे, नौकर चाकर रहते थे, उनके सारे काम वो करते थे। मगर यहाँ पर सीता माता का सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कोई भी दास दासी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। मगर फिर भी सीता माता क्या कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पर औरों के हाथों नहीं पलती हूँ, यहाँ पर मैं खुद स्वावलंबी जीवन जी रही हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया, ऐसा सीता माता कहती हैं। मैं यहाँ पर किसी दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने आत्म के ऊपर मतलब अपने स्वयं के ऊपर मैं अवलंबित हूँ, अपने पैरों पर मैं खुद चलती हूँ, अपने पैरों के ऊपर मैं खुद खड़ी आप ही चलती हूँ, मुझे किसी दूसरे की किसी प्रकार की सहायता की कोई यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा सीता माता कहती है। श्रमवारी बिंदु फल स्वास सुक्ति फलती हूँ, जब मेहनत करती है सीता माता, श्रम करती है अपने, चाहे वो छोटे बड़े कौन से भी काम हो, पानी भरना हो, खाना बनाना हो, घर की सफाई करनी हो, कपड़े धोने, ये सारे काम सीता माता को अपने हाथों से करने पड़ते हैं। खुद वो अपने हाथों से ये सारे काम करती है, इसीलिए उसको क्या होता है, शारीरिक श्रम उसको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसका जो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो गया है। राजभवनों में क्या होता था, उसके सारे काम करने के लिए दास दासियाँ उपलब्ध थे, इसीलिए यहाँ पर उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होता था। वैसे ही यहाँ पर भी उनका जो शारीरिक श्रम की वजह से उनका जो स्वास्थ्य और भी अच्छा हो रहा है, ऐसा उनको लगता है। यहाँ पर सीता माता अपने अंचल से स्वयं व्यंजन झलती है, मतलब जब उनको गर्मी महसूस होती है, सीता माता को जब भी गर्मी महसूस होती है, वो अपने जो आभूषण होता है या फिर उनका जो एक साड़ी होता है, साड़ी के छोर से वो अपने आप को क्या करती है, हवा देने का प्रयास करती है, पंखा झलाती है, मतलब वो अपनी साड़ी के छोर से किनारे से क्या करती हैं, अपने आप को हवा देकर अपने उस गर्मी को दूर भगाने का प्रयास वह खुद करती है। राजभवनों में क्या होता था, देखिए वहाँ पर पंखा देने के लिए, हवा देने के लिए दास दासियाँ हमेशा उनके चारों ओर उपस्थित रहते थे, मगर ऐसा नहीं है, खुद वो क्या करती हैं, अपने आप को सर्दी से गर्मी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को अपने हाथों से पंखा देती हैं।
तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया। यहाँ पर देखिए लता जैसा जो उसका कोमल शरीर है वन में आकर ही वह सार्थक बना है। यहाँ पर सीता माँ क्या कहती थी कि जीवन की सफलता का जो स्वाद है, जो रुचि है, मुझे कुटिया में आकर ही प्राप्त हुआ, इस वन में आकर ही मुझे वह स्वाद चखने को मिला, ऐसा सीता माता कहती है। इसीलिए इस कुटिया में ही मेरा मन लग गया, ऐसा वह कहती है। तीसरा देखिए, किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं, निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। यहाँ पर सीता माता ने प्रकृति का जो सौंदर्य है उस प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। यहाँ पर देखिए किसलय कर का मतलब क्या है, जो पेड़ पौधों के जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं वो किस प्रकार हिलकर सीता माता का स्वागत करती है। राजभवनों में जिस प्रकार लोग हो या फिर दास दासी हो वह हाथ हिलाकर उनका स्वागत करते हैं, वैसे ही इस वन में सीता माता का स्वागत कौन कर रहे हैं, जो हरे भरे छोटे मोटे जो पत्ते हैं, वह कोमल जो मृदु पत्ते हैं, वह पत्ते सीता माता का हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं, जो कोमल जो भावनाओं से युक्त, मृदु मनोभाव मतलब सीता माता के कोमल जो भावनाएं हैं, हृदय है, वैसे ही कोमल सुमन का मतलब फूल हमेशा खिला करते हैं। वन में पेड़ पौधों पर हमेशा मृदु भावनाओं से युक्त फूल खिला करते हैं। डाली डाली पर नव नित्य फल मिला करते हैं। सीता माता कहती हैं कि यहाँ पर वन में हमेशा उसे हर एक डाल में, डाल का मतलब है ब्रांचेस, हर एक डाल में क्या मिलते हैं, हमेशा नए नए फल उनको खाने के लिए मिलते हैं। तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। यहाँ पर देखिए तृण का मतलब है घास, घास पर जो ओस की बूंदें गिरी रहती हैं, हाँ दो बिंदु कहते हैं। देखिए ओस की बूंदें जो होती हैं वह मुक्ता का मतलब क्या है, वह है मोती जैसे हमेशा झिलमिल हिला करते हैं। जब ओस की बूंदें घास के ऊपर गिरती हैं और जब उनके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उसके प्रकाश से वो कैसे लगते हैं, जैसे पूरी धरती के ऊपर मोतियों बिछाए गए हैं। मोतियों की सुंदरता से वह झिलमिला कर रहे, जैसे इस पूरे वन को मोतियों से सजाया गया है। जैसे राजभवनों को सजाया जाता है दीपकों से, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर घास के ऊपर जो मोती बिंदु हैं, जो ओस के कण हैं, वह मोतियों के समान झिलमिला रहे हैं, चमक रहे हैं और प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। इस पंक्तियों में देखिए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन सीता माता ने किया है और साथ ही क्या कि देखिए निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया। यहाँ पर देखिए निधि का मतलब क्या, खजाना है। जिस प्रकार प्रकृति अपना खजाना, सौंदर्य का खजाना खोलकर वहाँ पर दिखला रही है, प्रकृति माँ क्या कर रही है, अपने सौंदर्य का, संपत्ति, वैभव का जो खजाना है, जो निधि है, उसको खोलकर वह दिखला रही है, ऐसा माँ को, सीता माँ को लगता है। अब आगे का देखिए, कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, वह सूना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगा है मेरा, वह वधू जान के बनी आज यह जाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर सीता माता क्या कहती थी कि उनके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आया है, किस प्रकार बदलाव आकर जो एक डर था, जो एक भय था, वो किस प्रकार भाग गया है, दूर हुआ है उन्हें अपने जीवन से, इसका उन्होंने वर्णन किया है। लोग कहते हैं जब सीता माँ वन जा रही थी, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उनको डराया था कि वन में जाकर उनके अनेक कष्टों का, दुखों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ हिंसक प्राणी रहते हैं, वहाँ खाना नहीं मिलता है, वहाँ बहुत ही उनको कष्ट अनुभव करना पड़ेगा। तो इन सारे बातों को सुनकर और साथ ही सभी लोगों ने यह भी कहा था कि सीता माँ का जो भाग्य है, उस भाग्य ने उसको धोखा दिया है। रानी बनकर यहाँ राज करने के लिए आई थी, मगर वह भी दासी बनकर वन में जाना पड़ रहा है। उसके भाग्य ने उसको धोखा दिया है, उसके नसीब ने उसको मतलब उसके वन में पहुँचा दिया है, ऐसा एक बातें दूसरों के मुँह से उसने सुनी थी। यहाँ पर सीता कहती हैं
कि कौन कहता है मेरे भाग्य ने मुझे धोखा दिया है। ठगना का मतलब क्या है, धोखा देना। कौन कहता है कि मेरे भाग्य ने मुझे धोखा दिया है, बल्कि मेरे भाग्य यहाँ पर आकर वो निखर गया है, ऐसा उनका मानना है। वो जो वन में जाने के पश्चात किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये जो एक भय उनके अंदर समा हुआ था, वह भय भी अब दूर भगा है। मतलब अब उनको किसी प्रकार का कोई डर यहाँ पर आने के पश्चात नहीं महसूस हो रहा है। जो डर था वह भाग गया, ऐसा सीता माँ कहती हैं। मगर यहाँ पर आने के बाद उनको कुछ करने को हाथ लगा है। मतलब अब ये राजभवन में रहकर कोई काम नहीं कर पाती थी, मगर यहाँ आने के बाद वह हर तरह के काम करने के लिए वह सज्ज है, तैयार है, ऐसा वह मानती है। वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। सीता माँ क्या कहती, देखिए, वन में आकर ही उसे पत्नी होने का सुख अनुभव प्राप्त हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए सीता माँ क्या कहती हैं, अगर मैं राजभवन में होती तो वहाँ एक रानी बनकर रहती, मैं अपने पति की पत्नी बनकर उनकी सेवा न कर पाती थी, उनके साथ समय नहीं बिता सकती थी। मगर यहाँ आने के बाद ही मेरे जीवन का जो एक गृहस्थ जीवन का जो असली मज़ा है मैं अब ले रही हूँ। मतलब मेरा गृहस्थ जीवन यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ आकर ही मैं पत्नी के रूप में अपने पति के साथ समय बिता सकती हूँ, साथ ही उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकती हूँ, ऐसा वह मानती हैं। वह जो वधू थी, वह वधू मतलब एक दुल्हन के रूप में वह शादी करके वहाँ पर अयोध्या में आई थी, मगर यहाँ वो क्या बनी, असली रूप में पत्नी बन पाए, श्री रामचंद्र की पत्नी बनकर सभी कार्यों को वो अपने हाथों से करने का मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, ऐसा सीता माँ कहती हैं। क्योंकि मेरी जो कुटिया है वहीं पर मेरा मन लगा हुआ है, ऐसा वो मानती है। अभी अंतिम पंक्ति देखिए, फल फूलों से ही लदी डालियाँ मेरी, वे हरी पत्तले भरी थालियाँ मेरी, मुनि बालाएं हैं यहाँ आलिया मेरी, तटिनी की लहरें हैं तालियां मेरे, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। या इन अंतिम पंक्तियों में सीता माँ अपने जीवन को, अपने यहाँ प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें वो किस प्रकार के अपने आप का मनोरंजन कर रही हैं और साथ साथ उनका कौन कौन साथ दे रहे हैं, इसके बारे में वर्णन करती है। देखिए सीता माँ कहती हैं कि फल फूलों से लदी डालियाँ मेरी, यहाँ पर जिस प्रकार फल फूल हर डालियों में लगी हुई थे, वैसे ही मेरे जीवन भी फल फूलों से लदा हुआ है। हाँ, वह फल फूलों से अपने आप को श्रृंगारित कर रही हैं, अलंकार के रूप में उन फल फूलों को वो क्या कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को वह अलंकार कर रही हैं। वे हरे पत्तले तालियाँ मेरी, सीता माँ जो भी खाना बनाती हैं या फिर जो फूल पत्ते का जो फल होते हैं उन सभी को वो किस में परोसती हैं, हरे भरे पत्तलों में, वही उसके लिए थालियाँ बन गई हैं। जिस प्रकार राजभवनों में सोने चांदी की थालियाँ होती हैं, यहाँ पर हरे भरे जो पत्तले होते हैं, पत्ते होते हैं, उन्हीं को वो क्या माना है, थाली मान लिया है। फिर जो मुनि बालाएं हैं, मुनि मतलब ऋषि मुनि को जो साधु संत लोग होते हैं, उन ऋषि मुनियों की जो बेटियां हैं, बाला का आलिया का मतलब क्या है, बेटियां, ऋषि मुनि की जो बेटियां हैं उनकी जो पुत्रियां हैं वह सीता माता की सखियां बन गई हैं। हाँ, मुनियों की जो बेटियां हैं वही उनकी सखियां बनी हैं, उनका साथ दे रही हैं। तटिनी की लहरें हैं आली तालियाँ मेरी, तटिनी की लहरें जो नदी है, वहाँ पर नदी के जो किनारे से जो आवाज़ें आती हैं, नदी के किनारे के जो लहरें होते हैं, उन लहरों से जो आवाज़ आती है वही क्या है, तालियाँ हैं। हाँ, थाली, एक थाली का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लेट है, और दूसरे एक तालियाँ का मतलब है क्लैप्स, मतलब जब हम खुशी होते हैं, जब हमारे मन को आनंद होता है तब हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताली पीटते हैं। वैसे ही यहाँ पर सीता माँ कहती हैं जो नदी किनारों की जो लहरें हैं, उन लहरों की आवाज़ उनको ऐसे लगता है कि मेरे कार्य को देखकर मेरे सारे जो मेरे सखा हैं या फिर मेरी जो सहेलियाँ हैं वो तालियाँ बजा रही हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ऐसा सीता माँ कहती हैं। और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा है, जो क्रीड़ा सामग्री वो क्या है, मतलब खेलने के लिए जो सामग्री कौन सी है, उसकी निज की छाया है। छाया का मतलब क्या है,
शैडो। तो यहाँ पर क्रीड़ा सामग्री स्वयं उसकी निज की छाया बनी हुई है। यहाँ पर खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और कोई साधन उपलब्ध नहीं है, मगर यहाँ पर उसकी खुद की जो छाया है, जो छोटी बनती है, बड़ी बनती है, तो वह छाया ही उसके खेलने में उसका साथ देती है। इसीलिए यहाँ पर मेरा मन लग गया, ये मेरी कुटिया ही मेरे लिए राजभवन है और वहाँ पर मेरा मन लग गया, ऐसा सीता माँ कहती हैं। यहाँ पर देखिए, वन में सीता माँ एक साधारण नारी की जो भांति हैं, अपने जो भी उसके परिवार के जो भी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को वो निभाने में कोई चूक नहीं कर रही हैं। बहुत ही प्यार से अपनी सारी जिम्मेदारी को निभा रही हैं और साथ ही यहाँ की जो हरियाली है या फिर शुद्ध हवा है या फिर पशु पक्षियों का जो कलरव है या फिर प्रकृति की जो भी सुंदरता है वो बहुत ही शोभायमान है, ऐसा उनको लगता है। और प्रकृति ही क्या है, ये जो प्रकृति का जो माया लोक है वह किसी भी राजभवन से कम नहीं है, ऐसा सीता माँ को लगता है, क्योंकि यहाँ पर धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है, यहाँ पर वो सब तुच्छ है, ऐसा लगता है। कुटिया में आकर उसका जो घर है या फिर परिवार है, परिवार का जो महत्व है वो उसको प्राप्त हुआ है, सीता माँ को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखिए, इस कविता के अंदर सीता माँ के द्वारा कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सकारात्मक भावना को समाज के सामने दिखाने का प्रयास किया है। अगर मनुष्य किसी समस्या में आता है या फिर उसके सामने कोई बाधा आ जाती है, उसके जीवन को जीते वक्त अगर कोई समस्या निर्माण होती है या फिर कोई मुसीबत आ जाती है, तब उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती हैं। तब वह मनुष्य क्या करता है, उसकी सोच, उसकी काम, उसके कार्य सभी क्या होते हैं, नकारात्मक दृष्टि से वो देखने शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर सीता माँ के जरिए कवि ने हमेशा सकारात्मक जीवन में हमें नकारात्मक जीवन में भी हमें किस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए जीवन जीना चाहिए, जो है उसी में ही सब कुछ होने का हमें आभास करके जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार का बातें यहाँ पर कवि ने समाज के सामने, पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। धन्यवाद छात्रों।